क्या अनुभव रहा। तो सर्वप्रथम मैं बोलूँगा कि मैंने अपना पहला आईसीआर जो एंट्रेंस दिया था वो 17th ऑल इंडिया आईसीआर एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, जो कि मैंने यूजी के लिए दिया था। तो उस साल उस एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया और मेरा एडमिशन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर इम्फाल में हुआ। वहाँ पर मैंने अपनी बीएससी डिग्री प्राप्त की 4 सालों में। और वहाँ पर फिर मैंने जो पहली बार 2016 में आईसीआर जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया और फिर मैंने आईसीआर जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक 5th आई, जिससे मेरा एडमिशन एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा संस्थान में हुआ। वहाँ से मैंने 2 सालों में अपनी एमएससी की डिग्री प्राप्त की इन द डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में डिग्री प्राप्त करने के बाद मैंने 2018 में आईआरआई पीएचडी एंट्रेंस दिया। आईआरआई पीएचडी एंट्रेंस और उसके साथ साथ ही मैंने आईसीआर का एसआरएफ और एनडीआरआई का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब सोशल साइंसेज डिसिप्लिन में ही दिया। और सौभाग्य से मुझे इन तीनों ही एग्ज़ामों में 5th ऑल इंडिया रैंक प्राप्त हुई। तो मैं कहूँगा कि मतलब मेरी एक कंसिस्टेंसी रही है इस डिसिप्लिन में। तो ये रहा कि मैंने कैसे आईसीआर में या एग्रीकल्चर में या डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस उसमें अपने सफ़र तय किया। अब मैं बात करूँगा कि आप कैसे मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करें। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्यों मैंने अगर आप कोई डिसिप्लिन की तैयारी करते, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन के हो, बेसिक साइंसेस के हों, एग्रोनॉमी के हो, प्लांट साइंसेस के हो, आप उस सब्जेक्ट को क्यों चूज़ करते हैं। तो मैं बताऊंगा कि मैंने इस सब्जेक्ट को क्यों चूज़ किया। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेज या उसमें एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन या एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में मुझे इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि एग्रीकल्चर ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल है, प्रेगमेटिज्म दिखाती है। और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन थर्ड पिलर है आईसीआर का भी और यूजीसी का भी, क्योंकि आप कोई भी चीज़ मतलब रिसर्च करते हैं या फिर एजुकेशन है, अगर वो आउटरीच ना हो, वह लोगों तक ना पहुँचे, प्रैक्टिकली ना पहुँचे, तो वो धरी की धरी रह जाएगी वो धरोहर। तो ऐसी चीज़ों को फार्मर्स तक या लोगों तक पहुँचाने का जो आउटरीच है वो संभव है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के द्वारा। और ये एक ऐसी साइंस है जो कि प्योरली सोसाइटी से जुड़ी हुई है और सोसाइटी ही हमारा लैब है। हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों को एम्पैथाइज करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये तो रह गई कि ये मेरी मतलब इच्छा थी, मेरी विल पावर थी कि मैं सोशल साइंसेस लूँ। और आपके करियर पर्सपेक्टिव से क्या इसका स्कोप है, आप देखेंगे यह सब्जेक्ट में हर साल एआरएस तो आता ही आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी सीट्स आती हैं इस डिसिप्लिन में, एसएमएस की भी आती है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की भी। उसके अलावा अगर ये तो हो गया कि प्योर एग्रीकल्चर में आप जा सकते हैं, इसके अलावा अगर आप और भी बड़े एग्जाम जैसे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट बहुत ही लाभकारी है। जैसे कि आप देखेंगे कि यूपीएससी का आप सिलेबस उठाएंगे तो जीएस में इसके भी मेजर पोर्शन मिल जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इशू हो या स्कीम्स हो या फिर जैसे कि आप मेंस के पेपर जो देते हैं, एक एथिक्स का पेपर आता है जिसमें एटीट्यूड, मोटिवेशन और बहुत सारी मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सब पूछे जाते हैं जो कि प्योरली एक्सटेंशन डिसिप्लिन में पढ़ाई जाती हैं। तो ये करियर पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही स्कोपिक सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैंने इसको चुना। अब हम बात करते हैं कि आप आईसीआर जेआरएफ की तैयारी कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम तो आप इसकी तैयारी शुरू करने से पहले बहुत सारे लोग जो है में ही शुरू कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। मेरा जो मत है कि एग्रीकल्चर की किसी भी जेआरएफ सब्जेक्ट में 40 से 42 क्वेश्चन तो जनरल एग्रीकल्चर के रहते हैं। तो सबसे पहले आपकी कमांड जो होनी चाहिए वो जनरल एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। और जनरल एग्रीकल्चर में कमांड होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने एकेडमिक में फोकस करें। एकेडमिक के जितनी सब्जेक्ट्स हैं उनको बारीकी से पढ़ें,
एग्ज़ाम में अच्छी ओजीपी मेंटेन करें, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी कमांड हर एक सब्जेक्ट पे होती जा रही है। इससे होगा क्या कि आप फाइनल में थर्ड ईयर लास्ट में आते आते आप किसी भी सब्जेक्ट में जेआरएफ देने के लिए तत्पर रहेंगे। बस आपको फिर अगले एक साल फोर्थ ईयर में उस सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली पढ़ना है। तो उसके लिए मेरा जो मत है कि आप पहले अपने एकेडमिक फोकस करें। बहुत सारे बच्चों की कॉल आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे इस डिसिप्लिन में तैयारी करनी है और मैं कैसे करूं। तो मैं सबको यही सुझाव देता हूं कि आप पहले अपना जनरल एग्रीकल्चर स्ट्रांग करें। अगर जनरल एग्रीकल्चर स्ट्रांग है तो आप किसी भी डिसिप्लिन में जेआरएफ देने के लिए सही है। तो इसलिए मेरा मत है कि आप लोग इस वे में तैयारी करें। तो सबसे पहले अगर जिस भी डिसिप्लिन में आपको इंटरेस्ट आता है तो आप उस डिसिप्लिन का सिलेबस डाउनलोड करें सबसे पहले। उसके बाद उस सिलेबस को अच्छे से स्टडीज़ करें, क्योंकि किसी भी एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन सेट करना होगा किसी भी डिसिप्लिन का तो उसको सबसे पहले सिलेबस ही भेजा जाता है। तो आप उसको पहले सिलेबस आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मेजर क्वेश्चन जो होते हैं किसी भी डिसिप्लिन में जेआरएफ के, वो बेसिक होते हैं। 70 से 80% या कभी कभी उससे ज़्यादा भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन। तो आप इजी क्वेश्चन ना गलत करें, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो टफ चीज़ें, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनको याद होती हैं, पर वो इजी बेसिक चीज़ें जो हों हमेशा भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि सपोज अगर एक इजी क्वेश्चन गलत होता है आपका, तो लाखों लोगों ने उसको सही टिक किया है, तो आप लाखों लोगों के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। कंपटीशन का फंडा ये है। पर अगर एक टफ क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि उसको लाखों लोगों ने भी गलत किया होगा। ऐसा हो सकता है 10 से 20% पॉपुलेशन ने सही की हो, वो होते हैं रैंक होल्डर। तो आप पहले सर्वप्रथम बेसिक क्वेश्चन पे ध्यान दें। बेसिक क्वेश्चन ही आपके रैंक लाने में एकमात्र हेल्प करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पूरे दिमाग में आपको सिलेबस आइदर रटा हुआ होना चाहिए या फिर नित्य दिन आप उसको एक बार देख सकते हैं। फिर जो लोग बच्चे कहते हैं कि मतलब सर सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन आते हैं, हाँ उसका भी है, उसके लिए बुक लिस्ट है, आप बुक लिस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। तो उसके लिए जहाँ तक मैंने जो तैयारी की है बुक लिस्ट की, ये सबसे फंडामेंटल बुक जो ये डिसिप्लिन को हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। लोग कहते हैं ये मेजर 2 ही भाग में है, पर मेरे अकॉर्डिंगली ये मेजरली 4 या 5 भाग में मतलब क्वेश्चन आते हैं, जो मेजर क्वेश्चन आते हैं। पहला तो जो है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जो कि इसका 70% होती है, 30% एक्सटेंशन होता है, मतलब जनरल एग्रीकल्चर, स्टैट्स और एनिमल हस्बेंड्री के बाद। तो जहाँ तक मैंने जो जेआरएफ के एग्जामिनेशन पैटर्न को ऑब्जर्व किया और एनालाइज किया है, तो मैंने पाया है कि एग्रीकल्चर स्टेट से भी 10 से 12 क्वेश्चन इसमें होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से भी 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जनरल लिटरेचर 40 से 42, और जो बचे हुआ पोर्शन है उसमें 70% इकोनॉमिक्स, और उसमें फिर 30% आती है आपकी एक्सटेंशन। पर ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न ये ऑन एवरेज का पैटर्न है, कभी कभी ये चीज़ें बदल जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है 80% एक्सटेंशन ही हो। जनरल एग्रीकल्चर कभी नहीं बदला, वो तो हमेशा 40 से 42 क्वेश्चन देते हैं। पर किसी वर्ष हुआ है ऐसा कि एनिमल हस्बेंड्री से एक ही क्वेश्चन उन्होंने दिया है, और या फिर जैसे कि जिस ईयर मैंने दिया था उस साल 10 से 12 क्वेश्चन ही इकोनॉमिक्स के, तो बाकी सारे एक्सटेंशन, मेजरली एक्सटेंशन थे। तो ये कभी कभी होता है। तो आप इस वे में तैयारी करें कि आपकी सब्जेक्ट कमांड हो, और इसके लिए 3 मूल मंत्र हैं कि आपके पास हार्ड वर्क करने की क्षमता, विल पावर और डेडिकेशन होना चाहिए। तो इस वे में आप तैयारी करें इसकी। तो जो सबसे फंडामेंटल बुक मैंने एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ी थी वो सुब्बा रेड्डी की आती है बुक। बहुत ही बेसिक बुक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। तो इसको आप बड़े बारीकी से पढ़ें। इसको आप 2 भाग में डिवाइड करें। एक फाइनेंस का जहाँ से चैप्टर शुरू होता है वो एक भाग है, और फाइनेंस से पहले का एक भाग है जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है। अगर मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी इस बुक से ही क्लियर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप एनसीईआरटी की फंडामेंटल बुक या कोई भी इजी कन्वीनियंट भाषा में जो आपको इसकी फंडामेंटल बुक समझ में आए उसको भी रिफ़र कर सकते हैं। तो
आप एक काम करें कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत ही तरीके से पढ़ें, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स और प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट की सिमिलरिटी है। बस डिफरेंस ये होता है कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स जो है प्रोड्यूसर लेवल पे चलता है और एक कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल पे चलती है। तो जितना क्लियर आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी उतनी ही क्लियर आपको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स भी समझ में आएगी। तो इस वे में तैयारी करें। फिर उसके बाद दूसरी बुक जो आती है वो आती है, इस बुक से अगर आप तैयारी कर लिए प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट, तो फिर आती है कि एक बुक वीटी राजू की, जो आजकल लोग पढ़ते हैं। हालांकि मैंने तो पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मेरी जो इकोनॉमिक्स वो इसी बुक से ही क्लियर हो गई थी। तो उसमें इन डेप्थ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स दी हुई है, और जैसे कि रिसेंट टॉपर्स का मानना है, वो कहते हैं कि वीटी राजू अच्छी बुक है कॉन्सेप्ट के लिए, तो आप उसको रिफ़र करें। उसके बाद उसको उसमें पढ़ने के बाद, ये दो बुक बेसिक इकोनॉमिक्स की क्लियर होने के बाद, जो एक बुक आती है जो कि एक रिवीजन बुक है, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंसेस, सुभाष चंद्रा की, वो लाइनर बुक है। उसमें इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और एग्रीकल्चरल स्टैट्स और थोड़े जनरल फैक्ट्स, जो कि कभी कभी इस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो हालांकि जो मैं पहले बता चुका कि ये सब्जेक्ट थोड़ी जनरल स्टडी से भी रिलेट करती है, कोरिलेट करती है, तो उसमें ये भी दिए हुए हैं। तो ये एक रिवीजन बुक है। ये जब आपकी बेसिक्स या फंडामेंटल क्लियर हो तो आप इसको रिफ़र करें। और जहाँ तक बात है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की बुक लिस्ट की, तो सबसे जो बेसिक बुक है वो है जीएल रे की। जीएल रे की बुक सबसे बेसिक बुक है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट बेसिकली दिए हुए हैं। तो इसको आप अगर पढ़ के समझ लेते हैं एक बारी, तो आप कोई भी बुक इजीली ग्रैस्प कर सकते हैं जो मेजर बुक होगी। जैसे कि इसमें कम्युनिकेशन, अगर इससे आप नहीं समझ पाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि संधू पढ़ो। संधू लेंदी बुक है, थोड़ी आपके टाइम खा सकती है। तो सबसे पहले आप जीएल रे बुक खत्म कर लेंगे, यहाँ के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो इस बुक में नहीं है, वो संधू की कम्युनिकेशन बुक से आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो निकाल के एक एक्स्ट्रा पेज या तो ऐड कर लीजिए, या बुक के ऊपर या नीचे जगह होती हैं वहाँ पर आप उन पॉइंट को लिख लीजिए। तो ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है कि पहले आप जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उसको प्रोलिफेरेटली पढ़िए। उसके बाद आपकी जो रिवीजन बुक्स हैं उसमें आप कंसोलिडेट करिए उन मटेरियल्स को, आइदर पेज ऐड करके या ऊपर नीचे। क्योंकि लास्ट आवर में जब 11th आवर आता है एग्जाम का कि आपको बहुत फास्ट पढ़ना है, तो ये जो आपके कंसोलिडेटेड मटेरियल्स हैं यही काम करते हैं। और जब आप बुक पढ़ रहे हो पहली दफ़ा, तो नोट्स बनाने की कोशिश ना करें, आप उसको समझें। उसमें अगर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि उसकी वर्ड मीनिंग ही बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती, टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए मैंने जो ईजाद किया था कि एक आप डाउट डायरी रखें। डाउट डायरी में वो टॉपिक जिस दिन की जो नहीं समझ में आए उसको लिखें। पढ़ते वक्त गूगल, यूट्यूब का यूज़ ना करें, उसको लिखें जो नहीं समझ में आई। जब आप एक चैप्टर ख़त्म हो जाए या कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो ख़त्म हो जाए, तो वो टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया है, आइदर अगर कोई एक्सपर्ट है या कोई सीनियर है आपका तो उसको कांटेक्ट करें, नहीं तो आप सीधे गूगल में उसका मीनिंग समझिए। अगर ना समझ में आए तो यूट्यूब में ईजी वे में किसी ने समझाने की कोशिश की, उसको समझे और उसको वहीं लिख लें, उसी पेज पे, उसी जगह पे जहाँ पे वो वर्ड है। उसको डाउट डायरी में लिखने की ना कोशिश, डाउट डायरी में बस आपके डाउट रहेंगे। फिर आप एक लिस्ट बनाएं टर्मिनोलॉजी की और एक सिनोनिमस की। जब आपकी बुक समझ के एक बारी खत्म हो चुकी हो, बुक पे ही करना है जो कुछ भी करना है, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद बुक आती है डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, बहुत ही बेसिक बुक है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें। अगर ये दो बुक आपकी क्लियर है तो उसके बाद एक बुक है जिसको मैंने खुद लिखा है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ट्रीटाइज। ये भी एक रिवीजन बुक है। अगर ये बेसिक बुक्स से फंडा आपका क्लियर है तो आप इस बुक को, लाइनर है, आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इस बुक में मैंने थोड़े पोर्शन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री के और करंट अफेयर के भी डालने की कोशिश दिया है, जो कि समय और समय मैं उसको रिवाइज करता रहूँगा। फिर बात करें ऑब्जेक्टिव बुक की, तो जो मैंने बुक रिफ़र की थी वो है के निर्मल रवि कुमार, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए। ये एक ऐसी बुक है जिसमें कितने टाइप से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बन सकते हैं दिए हुए हैं। बहुत
क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जैसे कि पहले चैप्टर में अराउंड 2000 के अराउंड क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक भी क्वेश्चन है। लोग कोई स्टूडेंट सोचते हैं कि चलिए इसको कोई मतलब जो जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव कर ले। अगर आपके पास समय है, पर्याप्त समय, तो इस बुक के सारे पोर्शन आप एक बारी करिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कितने माध्यम से एक एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर सकता है वो ये बुक सिखा देती है आपको। तो इसके सारे ही क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लें एक बार, और फिर उसके बाद दूसरी जो बुक आती है वो सुनील विजी है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की ऑब्जेक्टिव है। इस बुक में भी क्वेश्चन जो दिए हुए हैं लगभग सारे ही कॉन्सेप्ट उन्होंने कवर किया है। तो इस बुक को भी एक बार आप पूरी तरह से सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद एक बुक और है जो मेरी स्वरचित है, उस बुक का नाम है ऑब्जेक्टिव सोशल साइंसेस हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो इस बुक में मैंने मॉक टेस्ट सीरीज दी है जो सोशल साइंसेस डिसिप्लिन की, जैसा कि जेआरएफ में एग्जामिनेशन पैटर्न रहा है वैसे। और इस बुक में इकोनॉमिक्स के भी मॉक टेस्ट सीरीज है, एक्सटेंशन की भी मॉक टेस्ट है। इसके अलावा जो बच्चों ने, जो मेरा अनुभव हुआ तैयारी करने के बाद, और बहुत सारे बच्चों ने भी पूछा कि सर एक्चुअली क्या है कि सुभाष चंद्रा के क्वेश्चन कुछ बुक में नहीं है, तो और जबकि सुभाष चंद्रा बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो मैंने सुभाष चंद्रा की डेप्थ स्टडी के बाद वहाँ से चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चन इस बुक में मैंने रखे हैं। इसके अलावा उसमें जनरल एग्रीकल्चर के भी मॉक टेस्ट हैं, और उसमें एनिमल हस्बेंड्री भी है, और उसमें एग्रीकल्चरल स्टैट्स भी है, और जनरल नॉलेज इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस हैं। तो आप इस बुक को भी पढ़ें। जब एक बार आपकी थियरी ख़त्म हो जाए और एक बार ये सारी बुक्स ऑब्जेक्टिव बुक्स ख़त्म हो जाए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर या एग्ज़ाम क्या पूछना चाहता है। तो उसके बाद आप पुनः एक बार ये थियरी पढ़ें, और अब आप एक रफ रखें या नोट्स रखें। अब आप रेडी हैं कि एक बार आप लिख करके याद करने की कोशिश करें। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं कन्फ्यूशियस, उनको मानता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी मैं सुनता हूँ, वाट एवर आई हियर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू आई अंडरस्टैंड। तो ये साइंस, जैसे कि एक्सटेंशन में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव हैं, जो कि आपके साथ हुए हैं तो ही आपको समझ में आएंगे। तो आपका जो विज़न होना चाहिए, आप उसको सोचें, एक बार देखें कि क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे साथ कभी हुआ है, तो वो चीज़ें जल्दी याद होंगी आपकी। आप सारी तरकीबों का यूज करें, रीड, राइट, ऑडियो, विजुअल, तो आपको लाभकारी होगा। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद करने में आसानी होगी। तो उसके लिए मेरा मानना है कि बेटर है आप उसको सोचें कि मेरे साथ ये कभी हुआ है क्या, ये चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल है। सोशल साइंसेस बिल्कुल प्रैक्टिकल लोगों के साथ होती हैं, किसी का एटीट्यूड, किसी का इमोशन, या फिर कुछ चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो आप इसको प्रैक्टिकल वे में ही लें। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आती है कि जो एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने बाधाओं की बात कर ली ऑलरेडी कि आजकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आप टेक्निकलिटी पे कंट्रोल रखें, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो पिछले बारी रैंक से रह गए थे टेक्निकलिटीज़ की वजह से। आपका कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम ही नहीं है, आपका कंपटीशन टेक्निकलिटी से भी है। ये कंस्ट्रेंट बन सकती है। इस बाधाओं पे आप बारीकी से प्रैक्टिस करें। जैसे कि जब मेरे टाइम में OMR सीट का समस्या थी, तो मैंने जो सैम्पल कॉपी थी ICR की, वहाँ से डाउनलोड किया। वहाँ से उस सैम्पल कॉपी को मैंने OMR सीट की सैम्पल कॉपी डाउनलोड की। उस पे मैं JRF के पेपर गोला मार के प्रैक्टिस करता था, रोज़ एक पेपर, ताकि मुझसे एरर ना हो जाए एग्ज़ाम में। कहीं मेरे अगर वो गोले मिस हो गए, एक गोला अगर अल्टरनेट हो गया, तो फिर मैं सारे गलत भर दूंगा। और आज चलिए ICR के एग्ज़ाम में तो टाइम कंस्टेंट इतना नहीं है, लेकिन जो इस एग्ज़ाम में टाइम कंस्टेंट होता है उसमें ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसकी वजह से, इस ह्यूमन एरर की वजह से रैंक रह गई। तो इस पे आप बारीकी से ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है कि क्या ना करें। करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में क्या ना करें। तो जैसे कि मैंने बात की कि बच्चे बहुत एक्साइट हो जाते हैं और फर्स्ट ईयर से ही JRF करना है और JRF की तैयारी शुरू करते हैं। नहीं, आप पहले अपने एकेडमिक्स की तैयारी कीजिए, एकेडमिक्स क्लियर कीजिए, जनरल एग्रीकल्चर क्लियर करिए। तभी आप सक्षम हो पाएंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी डिसिप्लिन में आप JRF देने के लिए तत्पर हो जाएंगे थर्ड ईयर के लास्ट सेम में। ये मेरा मानना है।
ये तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी का डिस्कशन किया। इसके अलावा आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप उसको ईजाद करिए। फिर कुछ लोगों की समस्याएं ये भी आती हैं कि सर मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि ये आपको लगता है कि आप पढ़े और भूल गए। हाँ, नंबर ऑफ डिवीजन प्रैक्टिस और रिवीजन तो चाहिए होता है, हर किसी को चाहिए होता है। मतलब बिना प्रैक्टिस के कोई भी परफेक्ट काम नहीं होता है। पर वो एक आपकी मतलब साइकोलॉजी में आती है कि सर मैं भूल गया। ऐसा नहीं होता है। जब आपके ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जो कि जैसे कि कंप्यूटर की रैम की तरह होता है, जैसे कि हम अभी एक्टिव हैं, मैं कॉन्शियस माइंड से ही बात कर रहा हूँ। जब आप सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और जो मेमोरी होती है उसमें जाके रिट्रीव होती है। वो सुबह आपको याद रहेगी 10 दिन बाद, लेकिन हाँ बहुत दिनों बाद होता है कि इसे भूल सकता है आदमी। तो आपको कंटिन्यूसली टच में रहना है सब्जेक्ट के, रिवाइज करते रहना है। तो वो रिट्रीव होगी जो मेमोरी, वही मेमोरी आपकी काम आती है जाकर के एग्जाम में। तो आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको चीज़ें याद आ जाती हैं। आपको लगता है आप भूल गए लेकिन आप भूले नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि पढ़ने का तरीका जो है, आप ऐसे कोई भी टॉपिक आपको दिखता है तो आप उससे पहले तो 6 क्वेश्चन पूछें कि ये है क्या, 5W1H, कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाई एंड देन हाउ दिस प्रोसेस हैपेंस। इस पे आप वर्क करें। किसी भी टॉपिक को देखते तो पहले जानने की कोशिश करें कि ये चीज़ है क्या, फिर क्यों है, व्हाट एंड देन व्हाई, फिर इसको किसने बनाया, क्या है, किसने बनाया, कब बनी, कहाँ बनी, पहले ये याद करें उसका। फिर इसका प्रोसेस क्या, हाउ इट गॉट डेवलप्ड। इस एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है जो कि आदि शंकराचार्य ने एक पुराणों में कहा है। उन्होंने 4 ऐसी बातें बताई कि पढ़ने का जो तरीका है कि पठनम, पहले तो आप अच्छे से डेडिकेटली पढ़ाई करिए। फिर मननम, मननम का मतलब होता है कि आप उसको रिट्रीव करने की कोशिश करिए। किताब बंद करिए, फिर आप उसको सोचिए कि ये चीज़ें मैं जो पढ़ा हूँ 10 लाइन मेरे को याद है, मैं बोल पा रहा हूँ। और जैसा कि आइंस्टीन ने भी कहा है कि अगर आप कोई चीज़ एक्सप्रेस कर पाते हैं तो उतना ही अच्छा आप उसको याद भी किए, मतलब उसको समझें। तो आप उसको मननम कीजिए, सोचिए कुछ देर तक कि 10 पॉइंट, और स्प्लिट में पढ़िए। थोड़ी 10 पॉइंट पहले याद करिए, फिर 10 पॉइंट याद करिए, फिर जितनी आपकी क्षमता हो। फिर संकेतनम, संकेतनम जो है एक टेक्निक है, साइकोलॉजी में बोलते हैं, जो कोडिंग या ट्रिक्स से बना सकते हैं। तो आप उन चीज़ों को या तो किसी से लिंक करके याद कर लीजिए, या तो फिर उसको किसी से, मान लीजिए कि जैसे कि कोई पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का एग्जांपल लीजिए। बहुत सारे लोगों को पीरियोडिक टेबल आज भी याद है, जैसे मुझे भी याद है, नहीं भूला मैं। क्यों? क्योंकि उसको मैंने किसी शायरी की तरह या फिर किसी पोयम की तरह, कविता की तरह कोड बना करके मैंने याद कर लिया। ये आज भी एप्लीकेबल है। अगर कुछ चीज़ों को अगर आपको याद करना है तो ये संकीर्तनम, ये आदि शंकराचार्य ने कई वर्षों पूर्व कहा था। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप उसको किसी चीज़ से लिंक कर लें, किसी कोड से, किसी स्टोरी से, किसी चीज़ से आप लिंक कर लें तो वो कोड याद रहता है आपको। फिर है छिंदनम, कि भली भांति आप उसको डिटेल में आप बिल्कुल भली भांति ऐसे करें कि आपको मतलब एकदम इच्छा शक्ति जागे, आपको मज़ा आ जाए। तो ऐसी कोई टॉपिक होना चाहिए। फिर मैं जहाँ तक बात करूँगा कि बाकी सारी परेशानियों की तो बात कर ही दी है मैंने। हाँ, फिर प्रोलिफरेशन से कंसंट्रेशन की भी बात कर दी है मैंने। अब बात आती है कि कुछ जो कोई मतलब एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उस एग्ज़ाम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जो फर्स्ट पार्ट होता है, जितने क्वेश्चन बाई फैक्ट्स आपको फटाफट आते हैं आप उसको टिक कर जाइए और उसका गोला या फिर कंप्यूटर में टिक कर लीजिए, जो एकदम बिल्कुल परफेक्टली आपको आते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं दूसरे पेज में, उसको मार्क एंड रिव्यू में डालिए देखने के लिए। फिर थर्ड पेज में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको भी नहीं आते, पूरी दुनिया को नहीं आते। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 100% कोई नहीं होता, वो उसको बोलते हैं परफेक्टनेस, कुछ भी नहीं होता है। तो उस क्वेश्चन को आप छोड़िए, लेकिन वो मेजर क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर वो क्वेश्चन कन्फ्यूजिव हैं, 2 में आपको कहीं कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ों में है, तो आप उसको छोड़िए। लेकिन वो क्वेश्चन ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। ICR जैसा एग्जामिनेशन, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 मार्क है और 1 मार्क ही आपका कटता है,
तो जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहेंगे, अगर जितने क्वेश्चन सही होते हैं फिर भी कट पीट के आपको ज़्यादा ही मार्क मिलता है। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज़्यादा अटेम्प्ट करें, अगर 2 में कन्फ्यूजन है तो करें। 10 से 12 कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो छोड़े। मेरे समय में मैंने तो लगभग सारे ही क्वेश्चन बना लिए थे, और मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में मुझे पता चला कि 10 से 12 या 20 क्वेश्चन तो छोड़ने चाहिए थे, वो मैंने गलती करी थी। आप ऐसा ना करें। फिर बात आती है कि टेक्निक्स भी हैं बहुत सारी। जैसे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो इसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आया था कि द बर्ड फाउंड इन द फील्ड एज अ पेस्ट। ठीक, उस क्वेश्चन के ऑप्शन थे क्रेन, स्टार्क, मैना और नन ऑफ द अबव। क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत थी? आप स्टार्क या क्रेन को देखेंगे तो उसकी पीक जो होती है बड़ी होती है, उससे वो मछली पकड़ सकती है, वो फील्ड के ग्रेन नहीं पकड़ सकती, वो पेस्ट कैसे होगी? तो ये क्वेश्चन प्योर एलिमिनेशन टेक्निक का क्वेश्चन है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कहीं किताबों में या ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। इसको आपकी कॉमन सेंस ही करना, आपकी रीजनिंग से करना है, तो उसके लिए भी आप तत्परे रहें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको आपका इंस्टिक्ट बोलेगा कि ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़े नहीं है लेकिन ये पढ़ा है, और वही ऑप्शन सही भी होता है। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, इस पर भी आप ध्यान दें। और उसके बाद फिर मैं बोलना चाहूँगा कि यही कुछ तरीके हैं जो मैंने किए हैं, और फिर तो मैं अभी उसको वाइंड अप करना चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद एग्रीविजन को जो जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस पेज पे बोलने के लिए। तो आप सब एस्पिरेंट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी करें और बारीकियों पे ध्यान दिए। बारीकियों से ही बड़ी गलतियां होती हैं। बाधाओं पे ध्यान दिए, टेक्निकलिटीज़ पे ध्यान दीजिए। खाली पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, पढ़ने के अलावा गलतियां इरर जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज करिए। उसके लिए है कि एक और मेथड मैं बताना भूल गया कि आप एक टेक्निक है ग्रुप डिस्कशन, जो कि मैंने भी अपने टाइम में अडॉप्ट किया था, और बहुत सारे जूनियर्स ने भी जो गत वर्ष मेरे से कांटेक्ट में रहे हैं उन्होंने बताया कि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आप पढ़ें और एक ऐसा टाइम आप बना लें जिस टाइम पे आप चाय पे या कभी कॉफ़ी पे आप उन टॉपिक्स को डिस्कस भी करें अपने फेलो में से। उनको कॉम्पिटिटर माने लेकिन एज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, रिवेलरी ना करें। तो उनसे आप डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ पे कमजोरी रह गई है और दूसरों की कहाँ पे कमजोरी रह गई है, इससे आपको पता चलता है। फिर एक टेक्निक मैंने जो इजाद की थी कि उसी ग्रुप डिस्कशन में मान लीजिए आप 6 से 7 लोग या 10 लोग जो भी, अगर सोशल साइंसेस में या किसी भी डिसिप्लिन में आप दे रहे हैं एग्जाम, तो उनको बोलिए कि मान लीजिए वो बंदा 50 क्वेश्चन इस टॉपिक के बना के लाए, वो बंदा 50 क्वेश्चन बनाए। शाम को क्वेश्चन को एक दूसरे को सीट बांट दें और आप टिक करिए, फिर एक दूसरे का इवोल्यूशन करिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी इस टॉपिक में किसकी पकड़ है। तो वो आपको उस टॉपिक्स के एरर को मिनिमाइज करने का ये बेस्ट तरीका है। वो मॉक टेस्ट आप संभाल के रखिए। ज़रूरत नहीं है कि आप किसी मॉक टेस्ट सीरीज ही दें, किताबों के क्वेश्चन से भी हो सकते हैं। अगर नहीं है अवेलेबिलिटी, अगर नहीं है, सपोज आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में है जहाँ पर आप या घर पे हैं जहाँ पे आपको आप ग्रुप, जैसे लॉकडाउन में आपको ग्रुप डिस्कशन के चांसेस नहीं है, तो इस मतलब सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि अभी जल्द ही एग्रीविजन का एजुकेशन फोरम एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल निःशुल्क है लॉन्च करेगी। आप ऐसी कोई मॉक टेस्ट सीरीज दें और अपने आप का आकलन करें, अपने आप को असेसमेंट दें, अपने आप को ही आप स्कोर दें। तो इससे आपको पता चल जाएगी कि मेरी कहाँ से कमजोरियाँ, और मॉक टेस्ट देते रहें जहाँ से मिले। अगर जैसे कि लॉकडाउन खुलता है तो ग्रुप डिस्कशन के चांसेस बनते हैं, लेकिन अभी जैसे कि जब तक इस वैश्विक महामारी में लॉकडाउन है तब तक आप मॉक टेस्ट की सहायता ले सकते हैं। और जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव बुक्स मिले सबको आप सॉल्व करें, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और कितने तरीके के बन सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव आप करेंगे उतने ही आपको क्लियरिटी मिलेगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी थियरी और कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम क्लियर होने चाहिए। तो इसी के द्वारा मैं अपने इस टॉपिक को यहीं पे विराम देता हूँ
और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत देरी तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।